बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए 11th 12th और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। इसी सीरीज में हम आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं, उपभोक्ता संतुलन। बच्चों, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसका ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और अक्सर बच्चों की यही शिकायत है कि सर आपकी वीडियो नहीं मिल रही है, वीडियो नहीं मिल रही। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा। जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है आप उसको कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मैं देखता हूँ कि अगर वो, क्योंकि हम अपलोड तो कर चुके हैं, जो वीडियो इधर उधर हैं और हो सकता है कि वो प्लेलिस्ट में नहीं पहुंची हो, तो हम दोबारा से उन्हें प्लेलिस्ट में अपलोड करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है तटस्थ वक्र, इनडिफरेंस कर्व। इसे बच्चों अनादिमान वक्र के नाम से जानते हैं। मैं आप लोगों को आज कम से कम 5 मार्क्स जो है कंप्लीट कराने वाला हूं। कम से कम 5 नंबर आपके इससे ज़रूर आएंगे। आप ये मान के चलिएगा 90% चांस ये हैं कि चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में या 5 नंबर में, एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में अनादिमान वक्र के नाम से या तटस्थ वक्र के नाम से 90% चांस तो इस नाम से हो सकते हैं और 10% चांस जो है इसके नाम से। और बच्चों अगर उससे संबंधित है तो आप उसे एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लें। उसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा, तब आपको यही सब लिखना होगा। अब सबसे पहली बात है तटस्थ वक्र या अनादिमान वक्र की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हें वक्र के बारे में बता दूं, वक्र क्या होता है। जब किसी तालिका को रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है उसे बच्चों हम वक्र कहते हैं। जब किसी रेखा को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। अब चाहे वो आपका सीमांत उत्पादक का वक्र हो या मांग का वक्र हो या बाजार मांग का वक्र हो, वक्र का मतलब होता है रेखा चित्र पर दर्शाना। अब किसे रेखा चित्र पर दर्शाना, तटस्थ वक्र कहलाएगा, तटस्थता को। अब ये तटस्थता है क्या, यह वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, यानी कि उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है। यानी कि उपभोक्ता, देखो सबसे पहली बात ये, कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयों को खरीदकर संतुष्टि महसूस करता है, ठीक है। और जब दो वस्तुओं की स्थिति में होगा तो उसे अपनी दी हुई आय में से अगर एक वस्तु ज़्यादा खरीदनी है तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक कम खरीदनी तो दूसरी ज़्यादा खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसा बच जाएगा। तो जिसमें उपभोक्ता संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त करता है, उपभोक्ता को ए पर संतुष्टि स्तर और बराबर है बी का संतुष्टि स्तर। यानी कि जहाँ पर ये कर्व एक दूसरे पे काट रहे हैं तो यानी कि अगर वो यहाँ वाला यानी कि किसी वस्तु की वाई चीज़ें खरीदे, ठीक है, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से संतुष्ट है। और एक्स वस्तु की इतनी वस्तुएं खरीद ले तब वो संतुष्टि के स्तर पर है। समझ गए बच्चों। यानी कि अगर उसे एक चीज़, सपोज करो मैं एक सेब खरीद रहा था, 10 संतरे खरीद रहा था। अब मुझे सेब ज़्यादा खरीदने तो 2 सेब खरीदूं तो इसका मतलब मुझे कुछ संतरे छोड़ने पड़ेंगे। उसकी वजह है कि हम लोग जो हैं आय को निश्चित मानकर चलते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो 100 ही रुपये में हमें ये 2 चीज़ें खरीदनी है। अगर हम सेब ज़्यादा खरीदेंगे तो संतरे छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे में उपभोक्ता उनके विभिन्न संयोगों पर ध्यान रखता है कि इतने सेब खरीदूं, इतने संतरे खरीद लूँ, इतने संतरे खरीदूँ, इतने सेब खरीद लूँ। तो उसके जो विभिन्न स्तर हैं उन्हें रेखा चित्र द्वारा दिखाना क्या कहलाता है, तटस्थ वक्र कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसका अर्थ है कि उपभोक्ता ए और बी के बीच तटस्थ है, या तो वो ये ले ले उसको समान संतुष्टि मिलेगी या बी ले ले जब भी उसे समान संतुष्टि मिलेगी। बच्चों एक जगह सी भी है यहाँ पर, लेकिन जब वो सी का इस्तेमाल करेगा तब उसकी पूरी आय प्रयोग नहीं हो रही होगी। जब वो सी के स्तर पर होगा तो उसकी आय पूरी नहीं खर्च हो रही होगी, तो ऐसे में वो वहाँ पर संतुष्टि के पूर्ण स्तर पर नहीं होगा। मैंने बताया कि संतुष्टि का स्तर पूरा जब ही होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा हो, और वो स्तर कहाँ पर है, ए और बी में। अब जैसे संयोगों को दिखाने वाला वक्र जो है तटस्थ वक्र कहलाता है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाएगा, तटस्थ वक्र कहलाएगा। इसमें हमने देखा वस्तु x, ये वस्तु y।
अपने पास से बनाना है, आपको जो इसमें कोई डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने दे रखा होगा तो आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसे ऐसे के ऐसे ही बना देंगे। अब बच्चों तटस्थ वक्र की विशेषताएं मैं आप लोगों को बता दूं। तटस्थ वक्र की विशेषताएं या इन अनादिमान वक्र की विशेषताएं दोनों की दोनों सेम है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम। पहला क्या है, वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है अथवा उनका ढाल नीचे की ओर होता है। हम इन डिफरेंस कर्व का जो ढाल देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। पहली विशेषता तो ये है कि जो तटस्थ वक्र है ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब घटता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु ये है उसकी क्या तरफ उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर होता है। इसका कारण क्या, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसके बारे में मैं अभी आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। सीमांत स्थापन की प्रतिस्थापन की दर की घटना जो है इसका उन्नतोदर होने का कारण है। बच्चों जैसे जैसे हम एक वस्तु दूसरी वस्तु ज़्यादा खरीदते जाएंगे तो पहली वस्तु को हमें त्याग करना पड़ेगा। अगर हम एक वस्तु बढ़ाएंगे तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है, हमारे पास जो है लिमिटेड आय है, उसी आय का प्रयोग करके हम जो है अपनी चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, एक को खरीदना तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे को खरीदना तो पहले को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है कि ये कैसा होता है, उन्नतोदर। वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं छूते और नहीं काटते। अब देखो किसी व्यक्ति का, मैं एक वक्र और बना लेता हूँ ऐसे ही। एक व्यक्ति वो अपनी लिमिटेड आय को, आईसी को ऐसे कर रहा था, ठीक है। अब उसकी आय बढ़ेगी तो वो दोनों चीज़ें ज़्यादा खरीद सकता है। तो हम कर सकते हैं उसे IC1। और अगर उसकी आय घट जाएगी, आय घटेगी तो उसका स्तर, संतुष्टि का स्तर भी नीचे को पहुंच जाएगा, तो IC2। तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, क्योंकि आय बढ़ेगी तो स्तर भी उसका ऊंचा हो जाएगा। सामाजिक स्तर आप देखते हैं कि जो लोग मालदार होते हैं वो अपने को समाज में ऊंचा परफॉर्म करते दिखाई देते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन सब कुछ चेंज कर देते हैं। दूसरा, अगर आय कम होगी तो वो हर चीज़ में कटौती करेगा, जूता चप्पल सारी चीज़ों में कटौती करेगा, तो उसका स्तर भी, संतुष्टि का स्तर भी नीचे हो जाएगा। यही वजह है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ऊंचा वक्र संतुष्टि का ऊंचा स्तर बतलाता है। ये जो स्तर है ये संतुष्टि का ऊंचा स्तर है, ये जो नीचे वाला है संतुष्टि का कम स्तर है। यानी कि जब उसकी आय या रिसोर्स बढ़ी तो स्तर उसका ऊंचा हो गया, आय घटी, संपत्ति घटी तो उसका स्तर भी नीचा हो गया। इसका मतलब ये है कि वक्र का ऊंचा होना, वक्र का ऊंचा होना क्या दर्शाता है, संतुष्टि का ऊंचा स्तर। वक्र का नीचा होना क्या दिखाता है, संतुष्टि का नीचा स्तर दिखाता है। इसके अलावा अनादिमान वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष को नहीं छूते। बच्चों ये कभी भी है ना, जो अनादिमान वक्र की लाइन होगी एक्स ना तो एक्स अक्ष को छुएगी ना वाई अक्ष को छुएगी, क्योंकि अगर हम इसे घटा भी देंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका के लिए मिनिमम तो इस्तेमाल करेगा। अपनी जीविका के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, मिनिमम तो करेगा, चाहे वो उधार लेके करे या अपनी पहली जमाओं में से इस्तेमाल करे। ठीक है, अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया, ये पहली बात तो ये वक्र का ऋणात्मक ढाल जो ऋणात्मक वाला होता है अथवा उनका ढाल नीचे की ओर उन्नतोदर होता है। दूसरा पॉइंट, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। वक्र कभी एक दूसरे को नहीं छूते और नहीं काटते। चौथा है ऊंचा वक्र ऊंचा संतुष्टि के स्तर को दिखाता है। और पांचवा है अनादिमान वक्र एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी नहीं छूता। बच्चों आप लोग इसको तो रट्टा मार लेना, बिल्कुल जहन में पूरी तरीके से उतार लेना ज़रूर, क्योंकि ये यूँ समझो चाहे 3 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, आप लिख के रख लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ 90% जो है आपका जो है अनादिमान वक्र लिखा हुआ आ सकता है सवाल में, या फिर तटस्थ वक्र आ सकता है। दोनों में से कोई सा ना कोई सा, सिर्फ लफ्ज़ बदले हो सकते हैं कि तटस्थ वक्र की परिभाषा बताइए या तटस्थ वक्र की विशेषता बताइए, ग्राफ के जरिए उसे समझाइएगा, या अनादिमान वक्र की समझाइएगा। सिर्फ नाम बदले हुए होंगे, बाकी और कुछ इसमें बदलावा। अब बच्चों सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम आप लोगों को बताएंगे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी MRS क्या है। वस्तु X और वस्तु Y के बीच सीमांत स्थापन की दर वह दर होती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु X की एक इकाई और इकाई को प्राप्त करने के लिए वस्तु Y का त्याग करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, वो कैसे? अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि 2 वस्तु हैं, वो वस्तु X और वस्तु Y वो ले रहा है।
इसे सेब और संतरे मान सकते हैं, संतरे और सेब मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। वो पहले संयोग पर क्या खरीद रहा था, 1 सेब खरीद रहा था, 10 संतरे खरीद रहा था। आप ऐसे करके इसे मानिएगा, ठीक है। अब अगला जो लेवल आया तो उस अगले लेवल पे 20 पे क्या हुआ, उसको जो उसने 1 सेब और खरीदा, जिसके कारण उसकी आय इतनी कम होगी कि अब उसे 3 संतरे कम खरीदने पड़ रहे हैं। तो अब कितने हो गए, 7। तो यानी कि वस्तु 1 में कितना बढ़ोतरी की, 1 की, और वस्तु y में कितने को छोड़ना पड़ा, 3। इसी को हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अब उसने C प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त इकाई को और लिया, और जैसे एक अतिरिक्त इकाई को लिया तब उसे जो है क्या हुआ, 2 का अंतर पैदा हुआ। अब वो क्या खरीद रहा है, यानी कि अगर उसने 1 सेब और खरीदा, 1 सेब और परचेज किया, तो ऐसे में क्या करना पड़ा उसे जो 2 संतरों का और त्याग करना पड़ा। आगे चौथे संयोग पर हम देख रहे हैं कि उसने 4 संतरे यानी कि 1 अतिरिक्त सेब और खरीदा, तब उसे क्या करना पड़ा, 1 और संतरे का त्याग करना पड़ा। अब उसके पास 4 सेब और 4 संतरे हैं, 3 सेब 5 संतरे, 2 सेब 7 संतरे, 1 सेब 10 संतरे। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, पहले वाले पर 3:1 की है, दूसरे पर 2:1 की है, और तीसरे पर 1:1 की है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जैसे हम दूसरी इकाई को बढ़ाएंगे तो पहले लेवल पर सेब महंगा पड़ेगा, महंगा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 1 ही खरीदा है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो उसके प्राइस में डाउन आता चला जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी कि जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को खरीदना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की एक्स्ट्रा इकाइयों को छोड़ना पड़ेगा। भाई वो पहले 1 सेब खरीद रहा था, 10 संतरे खरीद रहा था, अब वो चाहता है कि और सेब खरीदे, तो उसने क्या काम किया, उसने 1 सेब और खरीद लिया, क्योंकि उसकी आय तो लिमिटेड है। क्योंकि हम किसी भी लेवल पर किसी भी व्यक्ति की आय को लिमिटेड मानते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जन्म ही सीमित साधनों के होने पर हुआ है। अगर साधन असीमित होते तो इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर लिमिटेड साधन है और उनका इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो यहाँ पर उसके पास लिमिटेड आय है, तो उसने क्या किया, 1 और सेब खरीदा, जिसके कारण उसे 3 किसका वो करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, 3 संतरों का करना पड़ा। अब बच्चों जब हम इसे ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ग्राफ पे दर्शाने में हमने इसे ऐसे ही लिया और यहाँ पर गुड जो है गुड y रखे, यानी कि वस्तु y रखा, और यहाँ पर वस्तु x रखा, ठीक है। ग्राफ में हमने दिखाया कि ए संतुलन का पहला स्तर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों के तीनों स्तर दिखाए, क्योंकि यहाँ पर तो किसी चीज़ को प्रतिस्थापित कर ही नहीं रहा, यहाँ तो पहली शुरुआत और उसने वहाँ पर ये खरीदे भी हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से वो जो है चाहे तो वो इस स्तर पर ले तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY वस्तु के लिए 3:1 है, फिर C के लिए 2:1 है, D के लिए 1:1 है। इस तरीके से ये 3 स्तर हैं जिन पर वो संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, और उसको त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता दूं कि ये नीचे की तरफ ही क्यों होगा, जब वो एक्स्ट्रा चीज़ खरीदना चाहेगा तो जो पहले खरीद रखी है उनमें ही कमी करके खरीद सकता है, नहीं, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं आने की। और जैसा मैं पहले ही बता चुका कि एक्स्ट्रा इनकम आवेगी तो वो ऊपर उसका स्तर बढ़ता चला जाएगा, इनकम कम होती चली जाएगी तो स्तर नीचा होता चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। और अगर हम छोटे उसमें लिखे हैं तो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स और बराबर होता है IC का ढलान। जितना इनमें फ़र्क होगा उसी लेवल का इसका ढलान होगा, जितना कम इसका वो होगा उतना ही कम। क्योंकि देखो यहाँ पर जो है 1/3, ठीक है, क्योंकि वस्तु x जो है 3, y वस्तु 3 और x वस्तु 1 है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। दूसरे लेवल पर क्या, 2/1 और तीसरे पे 1/1, तो अब रिफरेंस है ना बिल्कुल इकसार हो जाएगा। इस तरीके से हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर को निकालते हैं। अब बच्चों बात करेंगे बजट रेखा या कीमत रेखा की। बच्चों बजट होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी दी हुई आय का इस प्रकार प्रयोग करे 2 वस्तुओं पर या 2 से अधिक वस्तुओं पर, उसे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो जाए। मतलब किन किन चीज़ों को खरीद सकता है, मतलब किसी चीज़ की 1 वस्तु खरीद सकता है, किसी की 10 खरीद सकता है, किसी की 2 खरीद सकता है तो किसी की 7 खरीद सकता है। तो इस तरीके से वो अपने बजट के दायरे में ही काम कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का ये बजट लाइन है, इससे अंदर के जितने भी सहयोग है वो प्राप्त कर सकता है, इससे बाहर के सहयोग
प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी जो आय है वो तो इसी लाइन पर है, इसको हम बजट लाइन कह रहे हैं या कीमत लाइन कह रहे हैं। इससे आगे जाकर वो मान लो सपोज करो ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पर कोई वस्तु नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो बजट है उसकी जो आय है वो सीमित है, और बाहर का जो सहयोग है वो अप्राप्य सहयोग है। जो सहयोग वो प्राप्त कर सकता है उसमें तो हम कहते हैं बच्चों प्राप्य सहयोग, और जिन सहयोगों को वो प्राप्त नहीं कर सकता उन्हें अप्राप्य सहयोग कहते हैं। यानी कि जो इसके अंदर के जितने भी सहयोग हैं वो सब खरीद सकता है, ले सकता है, प्राप्य सहयोग है, और इससे बाहर के जितने भी सहयोग है इस लाइन से वो नहीं खरीद सकता, अप्राप्य सहयोग है। देखो वह रेखा जो दो वस्तुओं के सेट के, दो वस्तुओं का सेट, या तो ये खरीद लो, ये ले लो, ये वाला ले लो, विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जो एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय जो इसे दे रखी है तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। मतलब वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर यहाँ पर खरीद सकता है, ये खरीद सकता है, और यहाँ पर ये खरीद सकता है। ये इसके सभी प्राप्य संयोग हैं। इसे बच्चों हम कीमत रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्या कहते हैं इसे? कीमत रेखा। बजट रेखा या कीमत रेखा दोनों एक ही बात है। अब बच्चों बजट सेट की बात करेंगे। बजट सेट क्या है? यह दो वस्तुओं के प्राप्य संयोग को व्यक्त करता है। प्राप्य संयोग का मतलब है जिन्हें हासिल किया जा सके। बजट सेट क्या है? दो वस्तुओं के प्राप्य संयोगों को दर्शाता है जब वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय दे रखी हो। जब वस्तु की कीमत दे रखी हो और उपभोक्ता की आय दे रखी हो, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से बचा हुआ जो पॉइंट है उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में, दो वस्तु की स्थिति में, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो से संबंधित जो भी कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता था या आपकी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।